मैं प्रतिमा उपाध्याय, आप सभी का प्रतिमा उपाध्याय साहित्य तक चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाजेब कहानी का भाग 2। अभी तक हमने जाना कि आशुतोष की बहन मुन्नी की पायल की एक जोड़ी खो जाती है और सभी का शक आशुतोष पर जाता है। आशुतोष के माता पिता उससे अलग अलग तरीके से पूछताछ करते हैं और वह पूछने पर बताता है कि मैंने वह पायल अपने मित्र छुन्नू को दी है। किंतु जब छुन्नू से पूछा जाता है तो छुन्नू साफ मना कर देता है कि मुझे पायल नहीं दी। आगे कहानी में क्या होता है, आखिर पायल गई कहाँ, यह जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आशुतोष ने जिद बांध कर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, यह कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू की माँ और छुन्नू दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसी कोई बात भला कभी सुलझती है। बोली कि हाँ, मैं तो तेज बोलती हूँ, अब जाओ ना तुम ही उसके पास से पाजेब निकाल कर लाते क्यों नहीं, तब जानू जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी जब उसके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी, मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा, यह आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं, आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी। उन्होंने उस समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता कि तैने पाजेब देखी हो। छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो। छुन्नू ने उसका आकार बता दिया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की ओर देखकर कहा कि देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी न उधेड़ी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं। और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से वह देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी, कहा कि जाओ बेटा छुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो। मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखा देती हूँ, एक एक चीज़ को देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा, छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। सो ज्यों तो मैंने उन्हें दिलासा दी, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पाट हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलच्छनी कहीं की, आज उसे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस भांति बखेड़ा टला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर न जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को जब दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वह छुन्नू के पास है। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पाछ कर यह सब बातें उससे निकलवा ली। 2-3 घंटे में मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे भी क्या चीज़ हैं, उनका जी कैसा होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीज़ें लेता है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा।
मैंने कहा कि बंसी, जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और उसने आकर कहा कि वह अभी आते हैं। क्या कर रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहा है। थोड़ी देर में आशुतोष आया। तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था और गोद में लेने पर भी वह विशेष प्रसन्न नहीं मालूम हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी हैं। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बढ़ाई सुनकर भी कुछ हर्ष नहीं हुआ ऐसा प्रतीत होता था। मैंने कहा कि आओ चलो। अब क्या बात है? क्यों हजरत? तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना? हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम नहीं देते? सुनो, अब ऐसे मत करना बेटा। कमरे में ले जाकर मैंने फिर पूछताछ की। क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए थे ना? हाँ। और वह छुन्नू के पास है? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस ओर से प्रश्न करने पर मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी हैं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा कि यह तो क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ बेटा, मालूम है ना। हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। 5 इकन्नी थी या 2 अन्नी और पैसे भी थे? वह चुप। बतलाते क्यों नहीं हो? चुप। बतलाते क्यों नहीं हो? चुप। इकन्नियाँ कितनी थी बोलो? 2। बाकी पैसे थे? हाँ। 2 अन्नी नहीं थी? हाँ। 2 अन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा, सच क्यों नहीं बोलते जी? सच बताओ, कितनी इकन्नी थी और कितना क्या था? वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोली नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू आए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलेगा? वह डर के मारे पीला हो आया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूद दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसे पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ का? वह चौराहे वाला? उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया, जिसे मैं कुछ ना समझ सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा को साथ ले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। यह बात समझाकर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले जाओ। पहले तुम दूर रहना, आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह खड़ा था, सुनकर भी टस से मस न होता दिखाई दिया। उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा कि भैया, घर की चीज़ है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपए का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। दे दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार ही नहीं दिखा। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोलो, इसमें क्या बात है? इसमें मुश्किल कहाँ? समझाकर बात कर रहे हो, सो समझता नहीं है, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश अपने छोटे भाई को बुलाया, कहा प्रकाश, इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैर से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था।
मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके फिर आशुतोष को पुकारा, कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर आएगी। इतनी सी बात समझते नहीं? प्रकाश, इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज़ मांगे इसे बाजार से दिलवा देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा हो। 8 वर्ष का यह लड़का होने आया, फिर भी देखो ना, किसी भी बात की समझ नहीं है उसमें। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बतलाऊं, लेकिन यह याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन देखता क्या हूँ कि कुछ देर में ही प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा, क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ पकड़ कर लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चांटे दिए। थप्पड़ लगते ही वह एकदम चीखा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से से कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट। इस बार वह 1 आधे घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता नहीं दिखता था। मारपीट का मन तो ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर, मैंने इस बार प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरब्बत की ज़रूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया, पर लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा, बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलने पर आशुतोष को फर्श पर सोते पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठा। मैंने कहा, कहो क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा नहीं मालूम हुआ। खैर, उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं, तुम समझदार लड़के हो। उसने कहा कि पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है, ना हो छुन्नू को भी साथ ले लेना, समझे? वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेमपूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया था। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है? मैंने पुकारा, वंशी तू भी साथ जा, बीच से लौटने न पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उसके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली, इनमें वे कागज हैं जो तुमने मांगे थे, और यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो।
मैं भयभीत भाव से कह उठा कि यह क्या? बोली कि उस रोज भूल से यह एक पाजेब मेरे साथ चली गई थी। आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।